हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। तो आज हम देखेंगे यूजीसी नीट हिंदी के पाठ्यक्रम में लगे इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास का PYQ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो ए नंबर है आग, बी बयार, सी पंख, डी अक्षर। तो इनमें से कौन सा है सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अक्षर। ये तत्सम शब्द है। आग, ब्यार, पंख ये तद्भव शब्द है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ए नंबर संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी अरबी, डी फारसी। तो आर्य भाषा में शामिल नहीं है तो हो जाएगा इसका आंसर सी अरबी। संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी ये आर्य भाषाओं में शामिल है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो यही प्रश्न है। ए नंबर यूनानी, बी लैटिन, सी प्राकृत, डी तुर्की। तो इनमें से कौन सा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी तुर्की। 3 का सही आंसर डी तुर्की। ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। ए नंबर आज्ञा, बी राय, सी नंबर सर्व और डी आर्य स्वामी। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राय। राय शब्द तत्सम शब्द नहीं है। चलते आगे। 5वां नंबर है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? अवधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? ए खालिकवारी, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी चंदायन, डी मृगावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए खालिकवारी में। अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग खालिकवारी में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 7 जून 1951 में, ए नंबर, बी नंबर 8 जून 1953 में, सी नंबर 9 जून 1954 में, डी नंबर 7 जून 1955 में। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा डी 7 जून 1955 में। तो अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, बेघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बेघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ए हो जाएगा सौरसेनी, बी हो जाएगा मगधी, सी अर्धमागधी, डी ब्राह्मण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन 8वां, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स्पर्श संघर्ष व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो ये हो जाएगा स, ए नंबर, बी हो जाएगा य, सी न और डी में झ। तो ये कौन सा सही आंसर है? जल्दी बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी झ। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ध्वनि स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। दूसरा है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं।
तीसरा है स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। चौथा है सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। पांचवा मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नीचे दिए गए विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको चयन करना है। ए नंबर में है 2, 3, 4, बी नंबर में है केवल 2, 3, 5 और सी नंबर में है केवल 1, 2, 3 और डी नंबर में है केवल 1, 3, 5। आप एक बार और देख सकते हैं और इसका सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। 9 नंबर का है बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 2, 3 और 5 देख लेते हैं। 2 और 3 और 5 में क्या क्या है। 2, 3 और 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर में है उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 होते हैं। और तीसरा नंबर है स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। पांचवा है मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में सही तथ्य क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। तो क्रिया के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, इसका चयन करना है। 1 नंबर में बोला जा रहा है जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। 2 नंबर में है जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा नंबर में जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। चौथा है अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। 5वां नंबर है क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और आंसर भी दिख रहा होगा ऑप्शन, तो आप इनमें से टिक लगा सकते हैं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 2 नंबर में कहा गया है जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा है जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। 5वां है क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। ये 3 सही हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, इसमें मिलान से संबंधित है। समास और उदाहरण से आप मिलान करना है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा टी। तत्पुरुष समास से शिवालय उदाहरण। द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा लवकुश। अवयवी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा यथामति। और बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा चक्रपाणि। इसका सही आंसर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं और इनमें से आपको क्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले आ जाएगा आपका 2 नंबर महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव, पहला हो जाएगा। उसके बाद चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, ये 3 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद आचार्य 5वां नंबर आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, ये चौथा। और पहला नंबर डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, ये
5वां नंबर में आ जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कथन और कारण से संबंधित प्रश्न। अभिकथन दिया है असर्शन भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण दिया है भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ए नंबर। 13 का ए नंबर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हम एक बार और देख लेते हैं। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। इस तरह के क्वेश्चन आपको क्योंकि से आपको शुरुआत करना है। अगर ये सही दोनों मिलकर सही वाक्य बना देते हैं तो ये सही हो जाता है, और अगर नहीं तो ये व्याख्या गलत हो जाता है। तो इसका ध्यान से चयन करना है। दूसरा है कथन से संबंधित। पहला कथन है बघेली बोली के अन्य दो नाम लारिया और खलताही भी हैं। दूसरा है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर का चयन करना है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। बघेली बोली के अन्य दो नाम लारिया और खलताही भी है, ये गलत है। और कथन 2 डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 का बी नंबर। ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि इसका सही क्रम है। 16 नंबर का क्वेश्चन है हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर 5। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है। तो 5 है। जैसे वो 5 है अंगा, इया, न और ये हो जाएगा आपका म। ये 5 अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। चलो आगे देखते हैं 17 नंबर। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का डी नंबर 1957 में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी हैं। बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर भदौरी, बनाफरी और खटोला, ये बुंदेली बोली की उपबोलियाँ हैं। 19वां नंबर है कौन सा तथ्य सही है। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। कौन सा तथ्य मिलता है देवनागरी लिपि के संबंध में कहा गया है। तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है, नीचे चयन करना है। तो 1 नंबर में कहा गया नागलिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। 2 नंबर में है देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। तीसरा है नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। चौथा है गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। और 5वां है देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है।
तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। दो में दिया है देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी का नाम देवनागरी नाम पड़ा, ये भी सही है। और 5वां देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है, सॉरी 4 नंबर, 5 नहीं, सी नंबर का सही आंसर सी नंबर में है 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। चौथा गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा, ये सही हो जाएगा। ये अक्षरिक देवनागरी लिपि अक्षरिक है, यहाँ अक्षरिक नहीं है ये कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है 20वां नंबर। कहा गया अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है, तो कौन सा अवधि और ब्रज में ब्रज की का सही अवधि और ब्रज के बारे में सही कहा गया है, तो इसे देखते हैं। 1 नंबर में दिया है अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अवधि में दूसरा है अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ऐ औ के रूप में उच्चारित होते हैं। तीसरा है ध्वनि के स्तर पर अवधि अकारांत है जबकि ब्रज उकारांत है। चौथा है अवधि में क्षतिपूरक दीर्घकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। 5वां है अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा प्रसर्ग जोड़ने की प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से। और अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण ए औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ए औ के रूप में उच्चारित होते हैं। और 5वां है अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में व प्रसर्ग जोड़ने की प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता है। 21वां नंबर देखते हैं मिलान से संबंधित। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें उच्चारण के स्थान के आधार पर नाम दिया गया है और व्यंजन ध्वनियाँ दिया गया है। तो इसका कौन सा कूट सही हो जाएगा, तो 21 नंबर का सही आंसर है डी नंबर। 3 तालव्य, 1 ए का हो जाएगा 3, 2 का 1 सॉरी 1 का 2 3 और बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तालव्य ध्वनि मूर्धन्य, कंठ्य और वर्तस्य। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नहीं है, हमने आज 2023 और 22 में पूछे गए दोनों पालियों के क्वेश्चन देखे हैं। अब हम आगे 21 से लेकर 2004 तक के सवाल PYQ देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए।